हेलो फ्रेंड्स, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब तक हमने मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण तथा कोशिका आदि सब्जेक्ट मतलब विष चैप्टर्स को पढ़ा। आज हमारा न्यू चैप्टर है आनुवांशिकी, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिकता अर्थात उनकी हेरिडिटी तथा उनकी वेरिएशन अर्थात भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा आनुवांशिकी कहलाता है। तो देखिए, आनुवांशिकी में दो शब्दों का यूज ज़्यादा अच्छे से हुआ है। जो पहला है हमारा आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन जिसे भिन्नता कहते हैं। तो इससे पहले हम इसको भी समझते हैं। पहला है हमारा आनुवांशिकता, आनुवांशिकता जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, एंड दूसरा है हमारा भिन्नता, विभिन्नता अर्थात वेरिएशन। देखिए, जो हमारी आनुवांशिकता है वह है हमारी मतलब जीवों में मूल लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता कहते हैं। देखिए, जो संपूर्ण विश्व मतलब जो जीव है, जैसे अगर हुआ, जैसे किसी के दादा अगर दादा हैं तो उनके कुछ लक्षण अर्थात अगर पिता हैं तो उनके कुछ लक्षण जो होता है वो उनके पुत्र में जाता है, अर्थात उनके कुछ मूल लक्षण जो होते हैं वो अपने पुत्र में जाता है तथा जो इनके लक्षण होते हैं वह इनके पुत्र में जाता है। अर्थात जीवों के जो कुछ लक्षण होते हैं जो समान होते हैं, जो उनके पिता में होते हैं तथा उनके पुत्र में पाए जाते हैं, वो कुछ लक्षण समान होते हैं जिसके कारण वो समान दिखते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब समान होते नहीं, लेकिन कुछ लक्षण देखे जाते हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है ये इनके पुत्र है तथा ये इनके पुत्र हैं। इसका जो अध्ययन होता है वह हमारी आनुवांशिकता अर्थात हमारी हेरिडिटी कहलाती है। तथा जो ये है हमारा विभिन्नता अर्थात वेरिएशन, मतलब जीवधारियों के ऐसे लक्षण जो उनकी पीढ़ी से कुछ अलग करती है, अलग लक्षण होते हैं उसे हम वेरिएशन अर्थात भिन्नता कहते हैं। देखिए, जो अगर लक्षणों का स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो पूर्ण रूप से एक समान नहीं होते, मतलब कुछ तो भिन्नता पाई जाती होती है, मतलब कुछ भिन्नता उसमें पाई जाती है। अर्थात अगर पिता है उनके पुत्र है, अगर उनको देखा जाए समान मतलब एक साथ, तो मतलब ये तो डिफरेंस किया जा सकता है कि ये पुत्र है तथा ये पिता, मतलब कुछ लक्षण मतलब स्थानांतरण होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते। वही होती है हमारी वेरिएशन अर्थात भिन्नता, कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले आनुवांशिकता के पिता कौन है। देखिए, जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल है वह आनुवांशिकता के पिता हैं। आनुवांशिकता मतलब आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स वह हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल है ये आनुवंशिकता के पिता माने जाते हैं। देखिए, जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये ऑस्ट्रिया देश के थे, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून ब्रून नामक स्थान पर एक मठ में ये पादरी थे।
जो ईसाइयों का मतलब धर्म स्थल होता है, वहाँ के ये पादरी थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम मतलब आनुवंशिकता की खोज की। इन्होंने मटर के पौधे का मतलब मटर के पौधे के कई सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया। संपूर्ण अध्ययन के बाद इन्होंने कुछ नियम दिए, जिसके जो इनकी जो नियम थी वह 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुई, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से मतलब उसे डिफाइंड नहीं किया, क्योंकि डिफाइंड नहीं कर पाए। जो मतलब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने कुछ मतलब अपना नियम दिया और इस मतलब पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं कर पाए। उन्होंने जो जीन शब्द था, मतलब जो जीन था उसका प्रयोग नहीं किया। इन्होंने फैक्टर बताया, मतलब इन्होंने कहा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण पाए जाते हैं वह स्थानांतरण होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसे मतलब स्पष्ट नहीं कर पाया कि जीन होता है जिसके कारण मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसलिए ये लगभग 34 वर्षों तक अमान्य रहा, लेकिन 1900 में जाकर कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। मतलब इनके इनके जो नियम थे, बाद इसके बाद ये मतलब मान्य हुए। फिर इनको मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स से जाने लगा। देखिए हम अगला है हमारा जो आधुनिक अनुवांशिकता के जनक है। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक है। देखिए जो आधुनिक आनुवांशिकता के जनक थे वो थे हमारे बेटसन। जो बेटसन थे इनको आधुनिक आनुवांशिकता की जनक माना जाता है, तथा आधुनिक आनुवांशिकता के जनक माना जाता है। देखिए तो फिर हमारा आगे का क्वेश्चन है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया। सबसे अब इसके बाद हम तीनों नियमों को देखते हैं। देखिए जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। अब हम उन नियमों के बारे में समझेंगे। तो देखिए अब देखते हैं हम मेंडल के जो नियम थे। देखिए मेंडल जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधे का मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग किया। तो देखिए जो मटर का पौधा है मतलब इसका जो इन्होंने क्यों इसका उपयोग किया, जो देखिए जो मटर का पौधा है इसका जो जीवन काल होता है वह मतलब लगभग 2.5 या 3 महीने का होता है। 2.5 या 3 महीने के अंतर्गत इसका जीवन काल मतलब संपूर्ण पूर्ण हो जाता है। इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया अपने मतलब प्रयोग के लिए, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जनरेशन का अध्ययन कर सकें। तो देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधे के 7 मेन कैरेक्टर को लेकर अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया। तो देखिए हमारा जो इन्होंने पहला मतलब कैरेक्टर लिया था वह थे बीजों की आकृति। मतलब जो मटर के पौधे थे उनकी जो बीजों की जो आकृति होती है वह कैसा होता है। पहले जो लिए थे वो गोल थे और दूसरा झुर्रीदार। अगर बीज पत्र का रंग हरा तथा पीला तथा हरा लिया और पुष्प का रंग लाल सफेद, फली की आकृति चिकनी संकीर्णित, फली का रंग जो फली होता है उसका कैसा रंग होता है हरा तथा पीला, और पुष्प की स्थिति कक्षस्थ तथा अग्रस्त। देखिए जो पुष्प की स्थिति है मतलब अगर ये ऐसा पौधा है, अगर इसे मतलब कच्छों पर पाया जाता है उस पौधे की तो वो कच्छस होता है, लेकिन जो अग्रस्त होता है मतलब वो मुख्य रूप से उसके मेन मतलब ऊपर पाया जाता है। तो अगला है हमारा लास्ट पौधे की लंबाई। जो पौधे की लंबाई के रूप में इन्होंने लंबा तथा बौने पौधे का मतलब उपयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं जो इनके नियम थे, इन्होंने क्या कौन से नियम दिए थे। देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने मुख्य 3 नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए जो इनका पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, एंड तीसरा नियम था इनका स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने अपने मतलब जो नियम थे नियम को दिया, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है जिसको हम सबसे पहले जान लेते हैं, इसके बाद ही हम इनके नियम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए जो कुछ मेन वर्ड हैं जो इन्होंने अपने मतलब नियम में प्रयोग किया था
तो पहला है हमारा फिनोटाइप तथा जीनोटाइप। फिनो फिन तो देखिए इन्होंने जिन शब्दों का मतलब प्रयोग किया वो सबसे पहले था हमारा जीनोटाइप लक्षण, मतलब जीनोटिपिक कैरेक्टर। तो जो हमारा जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है, मतलब फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है, वह जीवों का ऐसा लक्षण होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मतलब जीवों का ऐसा लक्षण जीवों का ऐसा लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वह हमारा फिनोटिपिक लक्षण होता है। जैसे देखिए, जैसे होता है लंबा, सफेद, काला, पीला आदि। देखिए जो लक्षण हम बाहर रूप से देखकर स्पष्ट कर सकते हैं वो हमारा होता है फिनोटाइप। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा जीनोटाइप लक्षण अर्थात जीनोटिपिक कैरेक्टर। देखिए जो जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है वह हमारी जीन पे पाया जाता है, अर्थात जीवों के जो मूल रूप से जीनों पर पाए जाए लक्षण होते हैं वह हमारा जीनोटाइप लक्षण होता है, अर्थात जीवों के जीनिक संगठन जीन की संगठन, अर्थात जो जीन पर लक्षण पाए जाते हैं को जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। देखिए जो लंबा होता है वह तो हमारा फिनोटाइप लक्षण हो गया, लेकिन किसके कारण होता है, अर्थात जिस जीन के कारण होता है वह हमारा जीनोटाइप लक्षण होता है। जैसे हमारा होता है ये टीटी। तो फिर अगला हम वर्ड देखते हैं। देखिए अगला जो होता है हमारा वो होता है हमारा एक संकरण क्रॉस। एक संकरण क्रॉस अर्थात मोनोहाइब्रिड। देखिए जब मतलब जीव या पौधों के केवल एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं। जीवों के एक लक्षण को मतलब एक कंस्ट्रक्शन लक्षण को लेकर अगर क्रॉस कराया जाता है, लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो एक संकरण क्रॉस कहलाता है। जैसे होता है टी टी और टी टी। देखिए जो ये टी होता है वह हमारे जो लंबा होता है उसका जीन होता है, तथा ये भी टी होता है लेकिन ये हमारे बौनेपन का जीन होता है। अगर मतलब इन दोनों को लेकर के अगर क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं एक संकरण क्रॉस अर्थात मोनोसंकरण क्रॉस। इसे सबसे पहले गैमीट बनाते हैं फिर इसका क्रॉस कराते हैं, तो ये हमारा पौधा लंबा होगा। तो फिर इसके बाद हम दूसरा देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस। डाई हाइब्रिड। देखिए जब जीवों के एक संकरण मतलब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करा जाता है तो उसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं, और अगर जब जीवों को मतलब दो लक्षणों के लेकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्वि संकरण क्रॉस कहते हैं, डाई हाइब्रिड। जीवों के दो लक्षण को लेकर क्रॉस
कराया जाता है तो द्विसंकरण क्रॉस कहलाता है। देखिए जो पहला था उसमें केवल एक लक्षण लिए थे, लेकिन इसमें इन्होंने मतलब मटर के पौधे के 2 लक्षण लिए। पहला जो होता है वो लंबा था और दूसरा जो लिया था उसके फली की आकृति अर्थात राउंड, ये लंबा है तथा उसकी जो फली की आकृति है वो राउंड, और इसके दूसरे मतलब जो लिया था वो बौना पौधा तथा जो फली की आकृति थी वो संकीर्ण। इसका अगर अगर 2 लक्षणों के साथ में लेकर क्रॉस कराया है इसलिए इसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं।